गुड मॉर्निंग। आज हम ये न्यूज रिकवर कर रहे हैं 26 एंड 27 सितंबर 2025 का। और ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की जो भी खबरें हैं वो हम आरपीएससी एग्जामिनेशन और आरआरएसएमबी के जो भी एग्जामिनेशन है उनके पर्पज से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी खबर है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर के हिसाब से, जो कि हमें डेली करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लेनी चाहिए और न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए सिलेबस के हिसाब से। 25 सितंबर को मोदी जी बांसवाड़ा पधारे और उन्होंने प्रदेश के राजस्थान राज्य के सेकंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन को एक अच्छी सौगात दी थी। तो ये सौगात है माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की, जो कि बांसवाड़ा में बनने जा रहा है। सेकंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और ये देश का 27वां देश का 27th न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है। और इसके साथ में ही मोदी जी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना बीकानेर में इसका भी शिलान्यास किया और 15.5 गीगावाट की बिजली प्रसारण लाइन जिले के 5 जिलों, कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में इसके प्रसारण लाइन बिछाने के लिए शिलान्यास किया। ठीक है। ये खबर हुई जो कि पहले ही इसे रिलेटेड 25 सितंबर की न्यूज़ में अपन कवर कर चुके हैं। उसके बाद में है कि फ्लाईओवर अटल प्रगति पथ जो कि कोटा से चालू किया गया था, अटल प्रगति पथ, उसके लिए इन्होंने 119 अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। कितने? 119 अटल प्रगति पथ का। नेक्स्ट खबर है जो इम्पोर्टेंट है, अब सभी स्मारकों को मिलेंगे कंपोजिट टिकट। सैलानियों पर भार बढ़ेगा। आमेर, जंतर मंतर और हवा महल देखना महंगा हो जाएगा। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने इनकी जो फीस है, नॉमिनल फीस है, वो इंक्रीज कर दी है। तो आमेर, जंतर मंतर और हवा महल अब इनके टिकट इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अब ये वीमेन एम्पावरमेंट से नवरात्र चल रहे हैं और वीमेन एम्पावरमेंट की बात है तो नवरात्र में वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि राजस्थान में 9.28% परिवारों की कमान महिलाओं के हाथ में है। 100 में से ओनली 9.28% महिलाओं की कमान हाथ में है। कहा जाता है कि हमारा यत्न नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बट स्टिल महिलाओं की स्थिति ये है कि 9.28% परिवारों की ही कमान है जो कि हाईली एजुकेटेड हैं और जो अपने डिसीजन लेने में माहिर हैं, जो वीमेन, तो उनके वो परिवार को संभाल रही हैं। बट स्टिल अभी तक हमारा जो समाज है पितृत्मक समाज ही है, तो इसमें इंक्रीज होना चाहिए। ये डेटा को हम जैसे जो भी आरपीएससी आरएस की प्रिपरेशन करने वाले, आरएस मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो स्टूडेंट इसको कहीं पे वीमेन एम्पावरमेंट के कोई भी ऐसे निबंध कहीं पे यूज कर सकते हैं। ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। और नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट न्यूज है, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल डिसाइड हो गया है। भारत पाकिस्तान 28 सितंबर को 41 साल बाद फाइनल खेलेंगे। एशिया कप का 41 साल बाद फाइनल खेलेंगे। इसके बाद में है, और ये आगे पूछा जा सकता है कि एशिया कप की मेजबानी किसने की? दुबई में हुआ एशिया कप। उसके बाद में देखते हैं
कि लेह लेह जल रहा था, लेह अब शांत हो गया है। और यहाँ से आगे न्यूज है कि सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में गिरफ्तार करके उनको जोधपुर जेल में रखा गया है। तो ये है। तो लेह क्यों जल रहा था, इसकी 4 पॉइंट थे लेह वाले के। लेह क्यों जल रहा था, पहले तो ये क्या करना चाहते थे, पूर्ण राज का दर्जा। दूसरा था कि कारगिल और लेह में अलग अलग लोकसभा सीटें हों। थर्ड था कि लेह लद्दाख को 6 शेड्यूल में, जहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 स्टेट 6 शेड्यूल में है, उस शेड्यूल की कैटेगरी में डाला जाए। और फिर फोर्थ है कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों में लोकल जो युवा हैं उनको वोट दी जाए। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या रहता है लेह के बारे में। अभी तक ये 4 मांगे हैं इनकी, ये पूछी जा सकती हैं कि इम्पोर्टेंट ये है RAS SI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इनके बिहाफ पे कि 6 शेड्यूल क्या है। यहाँ पे निकलता है कि 6 शेड्यूल क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ देखने कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ये अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बायोमेट्रिक पासवर्ड से भी पेमेंट होगा, अब 1 अप्रैल से सुविधा कर दी गई है। RBI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं, ठीक है। RBI ने क्या किया है कि उन्होंने SMS, OTP, आधार के अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए विकल्प होंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस एंड टेक के हिसाब से, कि अभी क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है टेक्नोलॉजी में। तो पेमेंट सिस्टम में ये पहले से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अब इसको RBI ने पेमेंट सिस्टम में भी यूज कर लिया गया है। पेमेंट सिस्टम में तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे कि टेलीग्राम में यूज किया जाता है OTP के साथ साथ में आपके जो भी जो है मेल से या SMS के थ्रू OTP के अलावा ये दूसरा बायोमेट्रिक अंगूठे से चीज़ों को चीज किया जाता है, जिससे कि पहचान की जा सके, प्रॉपर पहचान की जा सकती है। ये जिस व्यक्ति का जो खाता है उसी की जो ऑथेंटिकेशन है। अब ये न्यूज वैसे तो लगेगी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे RAS का सिलेबस देखते हैं, SI का देखते हैं, BDO का देखते हैं, उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है कि 12 में जंगल काटे जा रहे हैं और 70,000 खैर के पेड़ तस्कर बोला कि इतने में दूंगा, ये सारी चीज़ें। तो ये मर्सफुलीकरण, वनोन्मूलन, इनके हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि क्यों किए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें 12 के शहबाद, नाहरगढ़ और तिलवाड़ा में वन क्षेत्रों में खैर के पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट है कि आजकल देखते हैं कि RPSC स्पोर्ट्स सेक्शन को बहुत अच्छा खासा पूछ रही है। तो स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, अब ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व पैरा एथलेटिक, तो विश्व पैरा एथलेटिक कहाँ पे, भारतीय दल में विश्व और पैरा ओलंपिक चैंपियंस से हैं
इसके कोच हैं महावीर प्रसाद जी। ठीक है, अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है। पहले तो करंट में सीधा पूछा जा सकता है, बेस्ट पैरा एथलेटिक कहाँ पे होने जा रही है। भारत में बेस्ट पैरा एथलेटिक होने जा रहा है। भारत में होने वाले दुनिया के सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक इवेंट का बिगुल बज चुका है। ठीक है, बिगुल बज चुका है। और ये कहाँ पे हो रहा है, अब आजकल स्टेडियम्स के नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हो रहा है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स कहाँ पे है, विश्व पैरा एथलेटिक न्यू दिल्ली में हो रही है। और ये कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रही है। ठीक है, अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, कितने सारे लोग जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो देख लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि महावीर जी जो इनके कोच बन के जा रहे हैं, भारत के कोच कौन है, महावीर जी। भारत के कोच हैं महावीर जी। महावीर जी क्या है कि द्रोणाचार्य अवार्ड, राजस्थान से द्रोणाचार्य अवार्ड रह चुके हैं महावीर प्रसाद जी। तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस है कि RAS मेंस में स्पोर्ट्स सेक्शन में द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में लिखा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड में कौन कौन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी के लिए जो करंट में है, जो महावीर प्रसाद जैन है वो और द्रोणाचार्य अवार्डी रह चुके हैं राजस्थान से, तथा वो अभी विश्व पैरा एथलेटिक में भारत के कोच के रूप में जा रहे हैं। तो महावीर प्रसाद को जैवलिन में पदक की आस है। ठीक है, ये सारी जो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट खबर है। अब एक यह है खबर, तो क्या है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे रिलेटेड है। ये पूछा जाता है कई बार, बहुत सारे अभियान, बहुत सारे ऑपरेशंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप है ड्रग्स से रिलेटेड। जो भी ड्रग्स सप्लाई हो रही है, जो भी लोग ड्रग्स ले रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए और ये ड्रग्स को क्लीन करने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप है ड्रग्स से रिलेटेड। ये वही खबरें वापस है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बांसवाड़ा पधारे और उन्होंने देश को सौगात दी दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की, और देश का 27वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया। आगे ये जो खबर है ये थोड़ी ज़्यादा मेरे को वो लगती है, एक कोई खबर इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पर्पज से, पर ये कि मेवाराम जैन की वापसी के बाद 4 और नेता हैं। तो ऐसे नेताओं को वापस से पार्टी में शामिल करना पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करता है। ऐसे नेताओं को पार्टी से दूर ही रहना चाहिए। अब इसके बाद में मेवाराम जैन के दोबारा से कांग्रेस में शामिल होने के बाद में बाड़मेर में 27 सितंबर को प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पे थे कि इन ऐसे नेताओं को दोबारा से पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। और जो मेन खबर निकल के आती है एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड है कि एयर टर्बुलेंस में यात्रियों को कैसे नया मॉडल दिया जाए। तो एयर टर्बुलेंस क्या होता है कि जैसे जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर है जो 8 से 12 किलोमीटर हाइट पे जब जा रहा होता है तो बादल, बीच में कई बार बादल आ जाते हैं और कोई कण जो हवा है या फिर कोई हवा में जो मिट्टी के कण है, वो धूल के कण है, वो टकरा जाते हैं। तो उससे क्या है कि टर्बुलेंस आ जाता है, तो हवाई जहाज का और उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट एक रिसर्च हुई है और ये साइंस और टेक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसका जो वो है, ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, साइंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और आजकल आरपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है कि हवाई यात्रा के दौरान टर्बुलेंस यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। टर्बुलेंस वैज्ञानिकों ने एक नया मॉडल विकसित किया है जो हवा की हलचल को पहले से कहीं बेहतर समझा सकते हैं।
इस शोध से और विमान डिजाइन, मौसम पूर्वानुमान में चीज़ें हो सकती हैं। अब नया मॉडल क्या है, नया मॉडल देखते हैं कि दो वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर बॉर्न बेर्नियर और लुइजा, उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। एक तो लैग्रेंजियन पॉइंट वाला दिया है कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, कण की गति को ट्रैक करना। जो कण है वो किस स्पीड से जा रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए लैग्रेंजियन पॉइंट लिया जाता है। और दूसरा है यूलरियन, एक बिंदु पर हवा की स्थिति को देखना, एक बिंदु पर हवा किस तरीके से जा रही है। तो पहले क्या होता था कि पहले इन दोनों को लैग्रेंजियन को और यूलेरियन को, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने ट्राई करके देखा है कि दोनों जो प्रिंसिपल हैं दोनों को साथ में देखा जाए, जिससे कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन सके और दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकें कि कण की गति किस तरीके से है और एक बिंदु पर हवा की स्थिति कैसे है। ये कण है, मान लो धूल का कण है, तो इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, और यहाँ पे इसी पे हवा की स्थिति क्या है। मान लो हवा इस तरीके से चल रही है या इस तरीके से चल, तो ये कण हिलेगा, तो इसकी वजह से टर्बुलेंस, अगर हवाई जहाज वगैरह कुछ इससे टकराएगा तो टर्बुलेंस पैदा होगा। तो इन दोनों प्रिंसिपलों को एक साथ करके देखा है, जिससे इसमें फ़ायदा मिला है उनको कि आगे जो टर्बुलेंस वाली कंडीशन है उससे बचा जा सके। ये तो ये खबर इम्पोर्टेंट है साइंस और टेक के हिसाब से। अब जो इम्पोर्टेंट खबर है ये है, भारत बना मिसाल, 2 साल में 4 लाख बाल विवाह रोके, असम में 84%, महाराष्ट्र बिहार में 70% तक कम हुए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बाल विवाह रोकने के लिए। अभी लास्ट ईयर 2024 में 2024 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था कि बाल विवाह रोकने के लिए जो जनप्रतिनिधि है, लोकल लेवल पे जनप्रतिनिधि हैं, वो जिम्मेदार रहेंगे। तो जनप्रतिनिधियों में कौन आएंगे, जैसे कि सरपंच, प्रधान। तो सरपंच और प्रधान ऐसे लोग, अगर ये लोग आते हैं तो इन लोगों को देखा जाएगा कि ये जिम्मेदार होंगे बाल विवाह ना रोकने को, और रोक। तो हमारे जैसे राजस्थान की बात करें और जैसे महाराष्ट्र बिहार की बात करें, तो यहाँ पे बाल विवाह बहुत नॉर्मल थे, लेकिन अभी जैसे 2 साल में 4 लाख बाल विवाह रोके गए हैं। तो ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और क्या है कि असम में 84% और महाराष्ट्र बिहार में 70%, धीरे धीरे हमारे यहाँ राजस्थान में भी कम हो रहे हैं, बाल विवाह कम हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, इनके पीछे के कारण हैं बहुत सारे। नेक्स्ट आगे की खबर क्या है, 26 सितंबर की खबरें हैं। भारत में होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है इंडिया में। तो ये इवेंट है आने वाला। तो ये पूछा जा सकता है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित होने वाला है, ये भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, आगे की क्या खबर है, एक यहाँ से साइंस एंड टेक की दो इम्पोर्टेंट न्यूज है इसमें। एक तो इम्पोर्टेंट है कि बड़ी उपलब्धि है, भारत ने रेल से दागी अग्नि प्राइम मिसाइल।
तो इंडिया है, और इंडिया की डीआरडीओ और इसरो मिलके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इन्होंने क्या है कि भारत ने रेल से अग्नि प्राइम मिसाइल को दागने का प्रयास किया है कि कहीं पे हम ड्रोन्स को ना ले जाके कहीं पे ट्रेन के थ्रू ही हम मिसाइल को दाग दें। तो अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल से ही दागा गया है। इसके लिए क्या है कि भारत ने 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन पर लगे लॉन्चर सिस्टम से सफल परीक्षण किया है। भारत ऐसा करने वाला रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद चौथा देश बन गया। तो ये क्वेश्चन है, ये आगे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट न्यूज है कि भारत ने 2000 किलोमीटर की मार्च में अग्नि प्राइम किस मिसाइल को रेल से दागा है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किस मिसाइल को रेल से दागा है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल से दागा है। और ऐसा करने वाला भारत कौन सा, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। किसके पहले हैं रूस है, चाइना है, और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के बाद चौथा इंडिया बन गया है, चौथा देश जो कि रेल से मिसाइल को दागने वाला देश है। ठीक है, रेल से कहीं पे भी लॉन्च किया जा सकता है इसको। आगे की क्या खबर है, आगे की खबर है कि गवर्नमेंट और डीआरडीओ और इसरो क्या प्लान कर रहे हैं कि 70 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, उससे मिसाइल दागने की तैयारी कर रही है। तो ये अपने आप में न्यू इनोवेशन होगा और न्यू खबर होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत चेंज, एकदम से चेंज करने वाला एक मूवमेंट है, और एक साइंस एंड टेक के हिसाब से अल्टीमेट इनोवेशन है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई एग्जाम में, या तो आर एस प्री में, नेक्स्ट भर्ती आने वाली उसमें आर एस प्री में, या एस आई में, ये 100% कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद में है एक इम्पोर्टेंट खबर है, ट्यूरिंग के हिसाब से ट्यूरिंग हर पेपर का एक सिलेबस का हिस्सा है। जैसे आर एस का देख लो, एस आई का देख लो, बी डी ओ का देख लो, पटवारी का देख लो, यूपीएससी में देख लो, एसीएफ का देख लो, हर का है। तो यहाँ पे बैटल फील्ड ट्यूरिज्म एक ट्यूरिज्म का नया टाइप हो गया है कि जो बैटल फील्ड है उसको देखने जा सकते हैं लोग। तो इसके लिए सिक्किम में डोकाला जा सकेंगे पर्यटक। तो एक जोग्राफिकल पॉइंट भी हो गया जोग्राफी का, कि पूछ सकते हैं कि डोकाला, डोका पास कहाँ पे है, डोका पास कहाँ पे है, जो कि सिक्किम में, सिक्किम, भूटान और चीन के त्रिकोणीय सीमा पे है डोकाला। तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बनता है कि डोकाला कहाँ पे है। और यहाँ पे अभी ट्यूरिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि सिक्किम स्थित भारत, भूटान और चीन, भारत, भूटान और चीन, बीबीसी, इन तीनों के त्रिकोणीय पॉइंट पर है डोकाला व चोला, डोकाला एंड चोला। ठीक है, ये चीज़ें, यह निर्णय भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत लिया है। और ये किस योजना के तहत लिया है, भारत रणभूमि दर्शन योजना, भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अभी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट 2025 में जो हुआ थे कि 2024 का धन्वंतरी अवार्ड किसको मिला। तो ये अभी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि धन्वंतरी, अभी का जो लेटेस्ट 2025 का धन्वंतरी अवार्ड है, धन्वंतरी अवार्ड 2025, वो दिया गया है जयपुर के वैद्य बनवारी लाल गौड़ को, वैद्य बनवारी लाल गौड़ को धन्वंतरी अवार्ड 2025 दिया गया है। और इनको क्या क्या 5 लाख रुपए मिले हैं, इनको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ की यही न्यूज इम्पोर्टेंट है कि 2025 का धन्वंतरी अवार्ड, 2025 के धन्वंतरी अवार्ड से किनको नवाजा गया है। तो वैद्य
बनवारी लाल गौड़ को नवाजा गया और ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ की ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि धन्वंतरि अवार्ड 2025 वैद्य बनवारी लाल गौड़ को, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, उनको नवाजा गया है। नेक्स्ट खबर क्या है कि आइए, ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। अभी नवरात्र चल रहा है तो महिलाओं के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो क्या अच्छी बात है कि आइए लिखते हैं, आइए लिखने और पढ़ने वाली महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि आज महिलाएं नॉवेल्स लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। लिटरेसी रेट महिलाओं की रेट बढ़ रही है। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं कि आगे कहीं पे महिलाओं के बारे में लिखने से रिलेटेड। अब एक जो आईआर का सेक्शन है, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है दूरदृष्टि के लिए। आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है कि दक्षिण एशिया में नई नीतियों पर विचार कर रहे हैं ट्रम्प। पाकिस्तान से ट्रम्प का एक भाईचारा चल रहा है और इंडिया से अपने रिलेशनों को ख़राब कर रहे हैं रशिया की वजह से। उनका रशिया और ट्रम्प का एक जो कोल्ड वॉर चलता है रशिया का और यूएसए अमेरिका का, तो उसमें ट्रम्प भारत को घसीट रहे हैं। रशिया से तेल खरीदने के चक्कर में इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जो कि दक्षिण एशिया में भारत के साथ में इनके समीकरण को बिगाड़ रहा है। लेकिन देखते हैं क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती जाहिर करते हैं। अभी रिसेंट में दोबारा से कहा है कि मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब से 2016 से भारत को महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बताया गया है, लेकिन आगे जैसे जैसे हो रहा है, अभी भारत 20% टैरिफ प्लस 20% रशिया से तेल खरीदने की वजह से ले रहे हैं। तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और इसका मेन जिम्मेदार ट्रम्प साहब हैं, जो कि क्रेडिट के चक्कर में अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि आगे क्या रहता है कि ट्रम्प क्या करते हैं। भारत का तो नज़रिया है कि हम, हमारे लिए दोस्ती पहले है, हम रशिया के साथ में हमारे रिश्तों को बरकरार रखेंगे जैसे हैं। लेकिन ट्रम्प खुद चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड बनाया था, क्वाड में यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो जो चाइना को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था, क्वाड बनाया गया, तो उसमें इंडिया के साथ में ये अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे ट्रम्प क्या नीति लेके रहते हैं। अभी तक तो इंडिया के साथ में उन्होंने अपनी विरोधी नीतियों को दर्शाया है, इसी की वजह से इंडिया को टैरिफ जो वॉर है, टैरिफ के कारण जो भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें अभी है। एक पर्सनैलिटी बहुत फेमस हो रही है अभी, जो कि है कि आपने 2009 में बॉलीवुड में आई फिल्म थ्री इडियट्स देखी, तो उसमें जो आमिर खान जो अ, फुनसुक वांगडू का रोल कर रहे थे, वो इन्हीं से प्रेरित था, सोनम वांगचुक से। अब ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और ये जो लेह लद्दाख के जो इन्वायरमेंट से, पॉल्यूशन से और जो अभी की समस्या हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। उससे रिलेटेड सोनम वांगचुक साहब फेमस हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सोनम वांगचुक विज्ञान और गणित जैसे विषयों में लद्दाखी भाषा में पढ़ाने की मुहिम की है इन्होंने। जन्म 1 सितंबर 1966 लेह लद्दाख में, एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इनको फ़िलहाल में 27 सितंबर की खबर है कि इनको अभी लेह लद्दाख में जो भी अभी प्रदर्शन हुए, उनके कारण इनको जोधपुर सेंट्रल जेल में अभी रखा गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या है इनके अगेंस्ट जांच की जा रही है।
कि कहीं इनका कनेक्शन पाकिस्तानी जो किसी फंडिंग और उनसे तो नहीं है। आगे देखते हैं क्या रहता है। अब नेक्स्ट खबर है, एक एनालिसिस है दैनिक भास्कर का, कि टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी अभी, टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसमें भारत का जो अ, प्रदर्शन था काफ़ी निराशाजनक था। यहाँ पे हमारे जो मेन एथलीट हैं नीरज चोपड़ा साहब, नीरज चोपड़ा साहब जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020-21 में, विजुअल वहाँ पे जो गोल्ड जीता था, उसके बाद में यहाँ पे चोपड़ा साहब हैं 8th नंबर पे आए थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, तो इनका वो किया गया है। और यहाँ से हमारे एक न्यू कमर उभरे हैं सचिन यादव साहब, जो जेवलिन थ्रो में 86.27 मीटर के थ्रो के साथ पर्सनल बेस्ट चौथी पोजीशन हासिल की थी सचिन यादव साहब। तो इनको देख सकते हैं, आगे पूछा जा सकता है कि सचिन यादव किस खेल से रिलेटेड है। सचिन यादव जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है और इन्होंने टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अ, टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4th पोजीशन पाई थी। अब नेक्स्ट खबरें हैं 27 और सितंबर की। 27 सितंबर को क्या क्या था, सबसे पहले तो देखते हैं 27 सितंबर को था वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे था 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसके हम देख सकते हैं 26 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। उसके बाद में ये 27 सितंबर की खबर है कि लेह लद्दाख में एक्शन की वजह से वांगचुक साहब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर जेल भेजा गया और वहाँ पे अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगे की जो भी खबरें आएंगी वो देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट खबर है ये है, जस्टिस संजीव शर्मा बने हाई कोर्ट के एक्टिंग सीजे बने हैं। और ये हमारे जस्टिस संजीव शर्मा साहब हैं। इनको अभी जो सीजे थे राजस्थान हाई कोर्ट के, संजीव शर्मा साहब हैं, उनको सीजे बनाया गया है, एक्टिंग सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो अभी थे हमारे के आर राम साहब थे जो सीबीआई थे, लेकिन अभी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अभी संजीव शर्मा को एक्टिंग सीजे बनाया गया है। विधि व न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को जस्टिस संजीव शर्मा को राजस्थान का हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त किया है। आदेश जारी कर जस्टिस शर्मा को सीजे सॉरी ये के आर राम साहब ने सीजे के आर श्रीराम के आर श्रीराम थे, ठीक है। के आर श्रीराम साहब थे। तो इनके रिटायर होने पर 27 सितंबर को संभालेंगे। तो ये है, तो ये पूछ सकते हैं कि एक्टिंग जज, एक्टिंग सीजे राजस्थान हाईकोर्ट के कौन है, अभी संजीव शर्मा है, संजीव शर्मा। और ये कब कार्यभार संभालेंगे, 27 सितंबर को। और तो याद रखें ट्यूजडे डे, आजकल ऐसे क्वेश्चन डेट के हिसाब से पूछे जा रहे हैं कि किस दिन कौन ये संभाल रहा है, ठीक है।
ये है कि देख सकते हैं टूरिज्म डे 2025। अब इसकी थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी 2025 की थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी थीम है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। 26 सितंबर को टूरिज्म डे मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद में अब देख सकते हैं पर्यटन विभाग राजस्थान के बारे में। इसका लोगो देख सकते हैं, इसका लोगो है, इसमें जो बीच में तो क्या है? कैमल ऊँट है और ऊपर लिखा है पधारो मारे देश, पधारो हमारे देश। और इसकी टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज। राजस्थान स्टेट ऑफ इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो है और इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एक वो है संशोधन विधेयक है कि जो ये कोचिंग है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि 100 से अधिक विद्यार्थी वाले कोचिंग सेंटर हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो एक तो कोचिंग सेंटर नियंत्रण और मतन मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक लाया गया, 2 लाए गए हैं और इनको राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और ये अब अधिनियम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अधिनियम बन चुके हैं। तो ये दोनों हैं, दोनों को बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। कभी ये पूछा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर नियंत्रण जो एक्ट है उसमें कितने से अधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, अगर 100 से कम विद्यार्थी हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 100 से अधिक हैं तो उन कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। अगर ये उल्लंघन हुआ तो क्या है कि पहले अगर फर्स्ट वार्निंग में उल्लंघन हुआ तो पहली बार 50,000 रुपये, पहली बार 50,000 रुपये, अगर वार्निंग के बाद में दोबारा हुआ तो 2 लाख रुपये का हर्जाना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर में, पचपदरा रिफाइनरी इसी वर्ष शुरू होने वाली है। तो इसमें कौन क्या क्या है कि ये जो HPCL प्लस राजस्थान गवर्नमेंट का जो भागीदारी है इसमें 74-26 74-26 के रेशियो में 74% HPCL और 26% राजस्थान गवर्नमेंट की भागीदारी है इसमें। और यहाँ पे अभी 2023-24 और 24-25 बजट 2024-25 में यहाँ पे पेट्रोल कॉम्प्लेक्स बनाने को घोषित किया था बजट 2024-25 में। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, देख सकते हैं कि और राजपाल बागड़े साहब ने नक्की झील में बोटिंग की। तो नक्की झील कहाँ पे है? नक्की झील अपने माउंट आबू में है, जिसको कहते हैं कि ये देवताओं ने नाखूनों से बनाई थी। और ये कैसी है? प्राकृतिक झील है और ये राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर झील है। अराउंड 35 फीट पे ये झील है। अभी फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं वर्षगांठ चल रही है। 80 वर्षगांठ पे यून काउंसिल का 80वीं वर्षगांठ चल रही है। तो उसमें
जो कि यूएन के जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ पे भारत को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। भारत की तरफ से एक लेडी हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने पाकिस्तान पे पुरजोर जो भी पाकिस्तान ने एलिगेशंस लगाए हैं उनका खंडन किया है पूरी तरीके से। तो आगे ये 28 सितंबर की न्यूज़ में देखेंगे कि उन्होंने क्या-क्या कहा। यहाँ पे अभी तो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने भारत पे एलिगेशन लगाए हैं, पर वो सारे एलिगेशन बेबुनियाद हैं। आगे की न्यूज़ है कि क्या रोबोटिक सैनिक, ये साइंस एंड टेक का है, इम्पोर्टेंट खबर है साइंस एंड टेक से। रोबोट सैनिक क्या है, ठीक है। रोबोट हैं, रोबोट बना दिए हैं, वो अब खुद से रोबोट भी युद्ध लड़ सकते हैं। इस तरीके का जो इनोवेशन है वो डीआरडीओ कर रही है ये युद्ध के लिए, जिससे कि क्या है कि हमारे सैनिक हैं वो बच पाएंगे। और सैनिकों के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जा रही हैं, जिससे कोई भी खतरे से हमारे सैनिक बच सकते हैं और युद्ध रोबोटिक लेवल पे जा सकता है। युद्ध को रोबोट लड़ सकते हैं, जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी बैटल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो उसमें भी ड्रोन्स का यूज किया था। सेम अब रोबोट बनाए जा रहे हैं और वो एज सैनिक की तरह कार्य करेंगे। ह्यूमन रोबोट हैं वो उनमें सेंस होगा और वो गन भी पकड़ सकते हैं और गन चला सकते हैं दुश्मन को देख के। तो ये न्यूज़ को देख लेते हैं, न्यूज़ क्या कह रही है कि भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ दिन प्रतिदिन नए तकनीक पर काम कर रहा है। इसमें रोबोटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक उपकरण, एआई शामिल है। अभी एआई का यूज करना चालू कर दिए। और ये खबर किससे इम्पोर्टेंट है, आर एस मैथ एंड ग्रीन है, ये साइंस एंड टेक के पोर्शन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स एंड एआई में ये लिखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है आरएस के हिसाब से और एसआई, और हर पेपर में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो ये इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, इनका नाम क्या है, ह्यूमनॉइड दिया है, ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, इन पे काम कर रही है, ठीक है। तो अभी के लिए यही है कि क्या क्या इनके यूज हो सकते हैं। जैसे ड्रोन यूज कर रहे हैं, सेम हम अब ह्यूमनॉइड यूज करेंगे, डीआरडीओ ह्यूमनॉइड यूज करेगी और हम इनको क्या नाम दिया है, रोबोटिक सैनिक नाम दिया है, ठीक है। ये एक खबर है कर्नाटक की, जो कि हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी भाषाई आधार पे जो मुद्दे चल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाई आधार पे, उन मुद्दों के हिसाब से कि कन्नड़ समर्थकों का हिंदी थोपने को लेकर हंगामा हुआ, 41 गिरफ्तार हैं, क्या है। कर्नाटक के कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदी दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में कन्नड़ समर्थक संगठन के कार्यकर्ताओं ने 5 स्टार होटल में घुसकर हंगामा किया। तो क्या मुद्दा था, प्रदर्शनकारियों ने बैठक के दौरान नारेबाजी, आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो तो ये मुद्दा है और ये भाषाई आधार पर जो मुद्दे चल रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये खबर हमें जानना ज़रूरी है कि कर्नाटक में ऐसा हुआ है। हिंदी दिवस है, हमें हिंदी देश के हर कोने-कोने में बोली जाती है, तो इससे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कन्नड़ी बोली जाए। एक वहाँ पे भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं, अगर वो हिंदी दिवस मनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। साइंस एंड टेक की इम्पोर्टेंट खबर से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस
लड़ाकू एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया है। तो मिग 21 है, मिग 21 उसको रिटायर कर दिया गया है, जिसको कि उड़ता ताबूत भी अभी के फिलहाल लास्ट दशक से मिग 21 के बहुत सारे केसेस आने लग गए थे कि ये जैसे चलता है तो फिर इसमें टर्बुलेंस की वजह से और न्यू टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इससे बहुत सारे हादसे हो गए, और हादसे होने की वजह से इसको उड़ता ताबूत उड़ते टाइम ही ये एज ए ताबूत बन गया। बहुत सारी डेथ हो गई, हमारे बहुत सारे पायलट का नुकसान हो गया, तो इसलिए इसको उड़ता ताबूत भी बोला जाता है। तो इसलिए इसको रिटायर करना पड़ा। अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से अभी न्यू न्यू फाइटर जेट आ गए हैं, और जैसे गेम चेंजर इसकी जगह कौन कौन से आ गए हैं, उनकी वजह से इसको भी जाना पड़ा। और सुखोई सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI आ गए, जिसकी गति 2120 किलोमीटर पर आ रहा है। राफेल आ गया, राफेल जिनको हमने फ्रांस से खरीदा है। अत्याधुनिक मिसाइल और सेंसर फ्रांसीसी जेट है। तेजस जो कि इंडिया का इंडिजीनियस तकनीक पर आधारित है। तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। मिग 21 का असली उत्तराधिकारी यह है, तेजस। तो ये 60 साल पहले 1963 में इसने पहली उड़ान भरी थी, और इनको हमने रूस, हमारे इंडिया के मित्र रूस से खरीदा, और इनकी 2025 में आखिरी उड़ान हो रही है। आजकल के जैसे क्वेश्चन पूछ रही है RPS, जैसे फर्स्ट तो ये पूछ सकते हैं कि इसकी लास्ट उड़ान मिग 21 की लास्ट उड़ान कितने की थी। तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह है, उन्होंने शुक्रवार को लास्ट 26 सितंबर को इस मिग 21 को उड़ाया था लास्ट, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। नेक्स्ट खबर है जो 26 सितंबर की थी, जो खबर थी, और उनमें क्या था, CDS जनरल अनिल चौहान साहब हैं, जो कि हमारे सेकंड चीफ मार्शल हैं। तो उनका कार्यकाल 8 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले चीफ मार्शल थे हमारे बिपिन रावत साहब, जिनका 2021 में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। तो दूसरा है कि निर्मला सीतारमन है हमारी, जो कि वित्त मंत्री हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत की है इन्होंने। GST अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत की है। टैक्स विवादों का निष्पक्ष और तेज समाधान देगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे होगा, इनका मुख्यालय होगा दिल्ली में होगा, और देश भर में 31 और राज्य पीठ 45 जगहों पे बनेगी। हर पीठ में 2 न्यायिक अधिकारी और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी में GST पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए इन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत की है, और ये क्या होगा, टैक्स विवाद का निष्पक्ष और तेज समाधान करेगा। RS मेंस में डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के बारे में लिखा है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। तो इसको हम GST अपीलियत इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरह से टैक्स का निष्पक्ष और तेज समाधान कौन करेगा, GST अपीलीय न्यायाधिकरण करेगा, और इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसमें देश में 31 और राज्य पीठ 45 जगहों पर चलेगी। और इसकी संरचना होगी, इसमें दो जुडिशियल मेंबर होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, और 2 टेक्निकल मेंबर होंगे। जुडिशियल कौन कौन, 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। थर्ड है, बिहार को NH नेशनल हाईवे 139W ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी मिल गई है, किसको, बिहार राज्य को। तो ये इतना ही काफ़ी है।
भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, रेल आधारित भारत ने पहली बार, और भारत चौथा देश बन गया, किसके बाद में? रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद चौथा देश बन गया है। तिरुमला तिरुपति। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने देश का पहला एआई आधारित कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। यह भीड़ की भविष्यवाणी करेगा, कतारें व्यवस्थित करेगा और सुरक्षा बढ़ाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एआई का यूज कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए देख सकते हैं। एक नॉलेज का है कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, जो कि 1982 में स्थापित हुआ, कहाँ पर है? भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है अपने कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव स्वतंत्र हैं किंतु क्या निष्पक्ष हैं। अभी लास्ट 2 ईयर्स से जो हमारे चुनाव आयोग पे जो एलिगेशंस विपक्षी पार्टी के द्वारा, जो भी विपक्षी पार्टी रहती है, चुनाव आयोग पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये यहाँ से ईवीएम में धांधली की जाती है, ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। तो इसी के ऊपर है कि क्या हमारे यहाँ चुनाव स्वतंत्र तो हैं, क्या निष्पक्ष भी हैं? तो ये हमें देख लेना चाहिए अपने हिसाब से क्या है इसमें। यहाँ पे लेखक के जो राजदीप सरदेसाई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, तो उनके विचार हैं, वो आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब ये है, ये हम देखिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि भविष्य में रोबोट काम करेंगे तो सरकारों की आय घट सकती है। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, ऐसा कुछ है। तो इसको देख सकते हैं कैसे। तो एआई और रोबोट अगर काम करेंगे तो क्या होगा? पहले तो एक खतरा है कि एआई का, जो जनरली कहते हैं और लोगों को आशंका भी है कि आगे सारे काम रोबोट और एआई करने लगेंगे, तो ह्यूमन जो वैल्यूज है और वो घटेगी, और ह्यूमन की जो नीड है, ह्यूमन जॉब है, वो भी घटेंगी। इससे क्या होगा कि आगे पॉइंट है कि सरकारों की आय घट सकती है, और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है कि जब लोगों का ही डिसीजन नहीं रहेगा, सारी चीज़ रोबोटिक हो सकती है, तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। आगे की खबर है, एक इम्पॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि कृत्रिम गर्भाशय क्या है और यह क्या तकनीक है, इसका क्या असर होगा। तो ये है, जैसे कि हमने सुना है, और ये हमारे ये चीज़ पहले से चली आ रही है। इसका यूज अगर हम देखें तो हमारे महाभारत काल से है। कि महाभारत में जो कौरव जो पैदा हुए थे, वो आज उस टाइम के टेस्ट ट्यूब बेबी थे, और उनको भी कृत्रिम गर्भाशय में ही एक इन्वायरमेंट में ही अ, उनका जन्म हुआ था, कृत्रिम गर्भाशय के हिसाब से ही। तो अगर इसको हम वहाँ से रिलेट करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में तो बहुत पुरानी है, वेदों के टाइम से, महाभारत काल से है। तो आगे का इसका देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाशय आर्टिफिशियल बॉम्ब ऐसी तकनीक है जिसमें भ्रूण महिला के शरीर से बाहर निकालकर नियंत्रित वातावरण में पल सके। इस चीज़ को लिया जा रहा है। सेम कंडीशन अगर हम देखें तो महाभारत काल में कौरवों के साथ में भी यही हुई थी। उनको जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उन प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखा गया था, तब वो पैदा हुए थे। तो समय से पहले जन्मे शिशुओं को कुछ हफ्तों तक बायो बैग में जीवित रखने के लिए प्रयोग लैब में ले जा चुके हैं विशेषज्ञ। यह तकनीक आने वाले दशकों में सैरोगेसी, अबॉर्शन और जन्म से जुड़े कानूनों को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन बहुत सारे जटिल सवाल हैं, हर चीज़ के प्रो और कॉन्स होते हैं। तो देखते हैं कि तकनीक कहाँ तक पहुँची है। तकनीक अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन एक इनिशियल लेवल पे हम देख सकते हैं कि चीज़ों को जहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। कृत्रिम गर्भाशय ऐसी तकनीक है जिसमें भ्रूण माँ के गर्भ की बजाय मशीन में विकसित होता है। अभी तक पूरी तरह से ये संभव नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका, जापान और नीदरलैंड वैज्ञानिक समय से पहले जन्मे पशु भ्रूणों को बाहरी बायोबैग में
जिंदा रखा है। इसे आंशिक एंटोजेनेसिस कहते हैं, एक पार्शियल एंटोजेनेसिस कहते हैं इसको। और शरीर से के बाहर कृत्रिम वातावरण में भ्रूण का विकास करते हैं। पूरा एंटोजेनेसिस शुरू से अंत तक मशीन में गर्भधारण अभी 10 को दूर है। तो एक आंशिक एंटोजेनेसिस तो पॉसिबल है, पार्शियल एंटोजेनेसिस आगे का देखते हैं। तो ये आंशिक एंटोजेनेसिस, ये पार्शियल एंटोजेनेसिस ही महाभारत काल की जो उपलब्धि थी हमारे इंडिया में बहुत पहले से है, महाभारत काल से। तो अब इसको जो अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा कि असर पड़ेगा सैरोगेसी मदर्स पर, जो कि जिनका आजीविका का साधन ये है कि वो अपनी कोख को प्रोवाइड कराती हैं एज ए सैरोगेसी मदर, और अच्छा खासा अमाउंट उनको मिलता है। तो इसके लिए क्या है कि 2024 में वैश्विक सैरोगेसी बाजार 2.21 लाख करोड़ का है, जो 2034 में 17.75 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है। अमेरिका में सैरोगेसी की लागत 88 लाख रुपीज़ है। अगर कृत्रिम गर्भाशय 12.42 लाख रुपए तक में सुलभ हो जाए तो सैरोगेसी की कमाई करीब लाखों महिलाओं की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सीधा सीधा सैरोगेसी जो मदर्स हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है, जो उनके आजीविका के साधन पे। संभावित खतरे क्या हो सकते हैं? नकारात्मक, प्राकृतिक गर्भधारण का पुराना और कमतर माना जा सकता है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर पारंपरिक अधिकार घट सकता है। गर्भपात का अधिकार चुनौती पड़ सकता है। और सकारात्मक, महिलाओं को शारीरिक बोझ से मुक्ति मिल सकती है। सिंगल पुरुष, समलैंगिक कपल और ट्रांसजेंडर में ये इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक पक्ष है। देख सकते हैं आगे कानून क्या कहता है। कानून में नैतिकता के मोर्चे पर चुनौती होंगी। भ्रूण को जीवन कब माना जाए, ये भी एक पॉइंट है कि कब जीवन माना जाए। इस पर नए विवाद खड़े होंगे। कई देशों में 14 दिन से ज़्यादा भ्रूण को लैब में विकसित करने पर रोक है। अबॉर्शन कानून, जो अब तक कानून की उपलब्धता पर आधारित है, 24 हफ्ते बाद जीवित रहने की संभावना पूरी तरह बदल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया है, बट ये हमारे इंडिया के लिए तो बहुत पुराना आइडिया है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा नुकसान कैसे होगा। फ़ायदा अमीर कपल को, बायोटेक कंपनियों को, प्रजनन क्लिनिक को। नुकसान सैरोगेटी मदर्स को, सैरोगेसी टूरिज्म को, ये सारी चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। आगे हमारे पूछी जा सकती है किसी भी आरएस के एग्ज़ाम, आरएस प्री, मेंस, एसआई और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। ये इम्पोर्टेंट है भारत की खबर स्पोर्ट्स के मामले में। भारत में पहली बार एशियन स्विमिंग, भारत में होगी पहली बार एशियन स्विमिंग कल से अहमदाबाद में। और ये कहाँ पे हो रही है? अहमदाबाद में हो रही है। ये भी लोकेशन भी याद रखना है कि अहमदाबाद में हो रही है। और 617 स्विमर इसमें हिस्सा लेंगे। 617 स्विमर इसमें भाग लेंगे। भारत की पहली एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, भारत को पहली बार मिली है। तो ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी पेपर में पूछा जाएगा आगे कि स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई। 2025 स्विमिंग चैंपियनशिप भारत में हुई, भारत को पहली बार मेजबानी मिली है। और लोकेशन है इसकी अहमदाबाद के वीर सावरकर स्टेडियम के इक्विटी में। अहमदाबाद का कौन सा है? वीर सावरकर स्टेडियम है, उसमें की जाएगी। ठीक है, आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो ये 26 एंड 27 सितंबर की दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, जो कि इम्पोर्टेंट थी हमारे आरपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। आरएस प्री, मेंस, मैंने सबको बताया कि कौन कौन सा पोर्शन कहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्या पॉलिटी, क्या इकोनॉमी, क्या साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू।